हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सर्दी में सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो इस समय 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो साइंस के इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए उनमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हमने संकलन किया है। तो यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। तो आगे इसी तरीके की वीडियो प्राप्त करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे आपको इसी तरीके की वीडियो का अपडेट प्राप्त होता रहे। चलिए आज बिना देरी किए हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं वो क्वेश्चन हमारे पास है, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में व्यक्त होने की क्रिया कहलाती है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, श्वेत प्रकाश इट मीन्स सन से आने वाला जो प्रकाश होता है उसे श्वेत प्रकाश कहा जाता है, और उसे 7 रंगों में व्यक्त कर देने की घटना हमारे ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, टिंडल प्रभाव। तो ये जो क्रिया है इन ऑप्शंस में से हमें क्या करना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्रिया हमारे पास है इसे हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हमने प्रिज्म का उपयोग किया था, और प्रिज्म से हमने यहाँ पर वाइट लाइट को जैसे हम सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं, तो ये वाइट लाइट यहाँ पर हमारे पास मान लो ये लाइट इंसिडेंट हुई है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जैसे ये वाइट लाइट इंसिडेंट होती है तो यह 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है। तो मान लेते हैं सबसे पहला जो रंग था, कलर था हमारे पास में, वो कलर हमारे पास में ये हमने लिया और ये श्वेत प्रकाश आ गया, और ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है। ये डिपेंड करता है इसके प्रिज्म यानी अपवर्तनांक के ऊपर। तो सबसे ऊपरी कलर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों रेड, और नीचे वाला होता है वॉयलेट। यानी कि जो विबग्योर की श्रेणी बनती है VIB GYOR, आपको ये क्रम भी याद रखना। स्पेक्ट्रम का सबसे कम विचलन किसका होता है, रेड का। सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैंगनी का। और यह घटना जो होती है इसे कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। तो ये घटना कौन सी रहेगी, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास वर्ण विक्षेपण रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन था, और आपको वो सीरीज भी याद रखनी है स्पेक्ट्रम की कि कौन सा किस क्रम में होता है, किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, किसका कम होता है। अगर हम इस सीरीज को लिखना चाहें मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास जो सीरीज लिखी जाती है वो सीरीज हमारे पास बनती है कि जो VIB GYOR, तो ये जो सीरीज बनती है इसमें बैंगनी कलर जो होता है इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक और रेड का अपवर्तनांक सबसे कम। रेड का जो तरंग लंबाई होती है वो सबसे अधिक होती है, और बैंगनी कलर की तरंग लंबाई सबसे कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेड नाइट्रेट का सूत्र है PbNO2 PbNO3 PbNO2 का होल ट्वाइस PbNO3 का होल ट्वाइस। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में देखो PbNO2 है। Pb का जो पावर होता है अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये होता है हमारे पास Pb प्लस में 2, और ये बनता है NO3 माइनस बनता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास में अगर आंसर की बात करें तो आंसर इसका डायरेक्ट जो आंसर है हमारे पास में वो आंसर बनेगा PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, देखिए प्यारे बच्चों ऑक्जेलिक एसिड जो पाया जाता है, अम्ल हमारे पास टमाटर में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक एसिड से ही क्या होती है, पथरी का निर्माण होता है। पेट में जो पथरी बनती है, किडनी स्टोन जिसे कहा जाता है, वह कहाँ पर किसके कारण बनता है, टमाटर के जो बीज होते हैं उनमें ऑक्जेलिक एसिड यानी टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार का आपको पता होना चाहिए। अगर पीएच मान की अगर हम बात करें तो इनके पीएच जो मान होते हैं, एक हमारे पास में पीएच श्रेणी होती है जिसमें यहाँ पर हमारे पास 0 होता है और ये होता है 14, और बीच में मीडिएटर होता है, न्यूट्रल अवस्था में होता है, जिसका मान पीएच का मान जितना कम होता है मेरे प्यारे बच्चों, पीएच का मान जितना कम है उतना ही एसिड होता है, और पीएच का मान जितना अधिक होता है वह उतना ही क्या होता है, क्षार होता है। तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा एसिड रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, बेस रहेगा। बीच में जिसका pH मान 7 होता है वो क्या रहता है हमारे पास में, न्यूट्रल रहता है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर तुम्हें इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि 0, 1, 2 और 14 कुछ ऐसे दे देता है और पूछ लेता है निम्न में से pH मान, क्षार का pH मान होगा तो 14 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CaSO4.2H2O का सामान्य नाम है। तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, ऑप्शन CaSO4.2H2O। तो यहाँ पर हमारे पास जो कुछ ऑप्शंस हैं उनमें प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम है, धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से जो ऑप्शन बन रहा है CaSO4.2H2O, तो ये जो सूत्र हमारे पास है सामान्य नाम किसका है, ये हमारे पास है जिप्सम का। देखिए मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो कितना होता है
होता है हमारे पास CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये हमारे पास सूत्र होता है, यानी कि इसमें होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2O। जब इसकी रिएक्शंस किसके साथ हो जाती है, जल के साथ होती है, H2O के साथ, तो ये क्या बना लेता है, CaSO4 डॉट 2H2O। तो यहाँ पर क्रिस्टलन अगर तुम्हें बात की जाए तो ये जो क्रिस्टलन वाटर की बात करें, क्रिस्टलन जल की बात की जाए तो बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस के पास कितना था, हाफ, लेकिन यहाँ जिप्सम के पास कितना है क्रिस्टलन जल, कितना है वाटर, कितना है क्रिस्टलन अणु की बात की जाए तो वो है 2। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो जिप्सम बन जाता है, जिप्सम कठोर हो जाता है जल के साथ रिएक्शन करने के कुछ समय पश्चात। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑक्साइड अयस्क एक उदाहरण है। ऑक्साइड अयस्क एक उदाहरण है, तो ऑप्शन पहला है फेल्सपार है, बॉक्साइड है, मेलेकाइट है, जिंक ब्लेड है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो ऑप्शन हमारे पास है, आंसर राइट ऑप्शन है, वो बनेगा बॉक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास जो धातु O2 तथा H2 के साथ क्रिया नहीं करती हैं, तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो धातु वो होनी चाहिए जो O2 और H2 के साथ रिएक्ट नहीं करती है। इट मीन्स जो फ्री फॉर्म में यानी कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो ऐसी कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अब इसमें सबसे पहले ये देखिए कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, नहीं करती। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्रियाशीलता का जो क्रम है उसमें क्या होती है, सबसे पहले होती है पोटेशियम, फिर होता है हमारे पास सोडियम, फिर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, और नीचे सबसे डाउनवर्ड मेरे प्यारे बच्चों होता है हमारे पास में Au। तो अब आप आई होप आप समझ गए होंगे कि सबसे अधिक क्रियाशीलता जो है पोटेशियम की, सोडियम की होती है। तो यहाँ पर देखो पोटेशियम और सोडियम दोनों ही किससे रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीजन और जल के साथ रिएक्ट करते हैं, और वो भी तीव्र गति के साथ। तो यानी कि ये पूछा जा रहा है O2 तथा H2 के साथ नहीं करती, जबकि O2 और H2 के साथ सोडियम रिएक्ट कर जाता है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन है जो क्या बनेगा, सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमरबेल पौधे के पोषक का प्रकार है। अमरबेल मेरे प्यारे बच्चों, अमरबेल जो होती है, किसी भी जो पौधा होता है हमारे पास में, उस पौधे के ऊपर क्या होती है, वो रहती है। इट मीन्स उसे क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। तो यानी कि वो कैसी हमारे पास में विषम पोषी बनेगी। तो ये हमारे पास पोषण का प्रकार जो है हमारे पास में विषम पोषी है। ये किस पे ऊपर डिपेंड रहती है, जिस पौधे पे रहती है उसी का क्या करती है, वो पोषण करती है। तो उसी पे रह के वो पोषण करती है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विषम पोषी। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। कोशिका का देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कोशिका की ऊर्जा जो होती है, यानी कि जो हमारे पास में कोशिका जो बनेगी, ये हमारे पास कोशिका बन गई। कोशिका में एक रहता है केंद्रक और एक रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, भोजन का अपघटन होता है, यानी कि भोजन से क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसी वजह से इसे मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब भोजन का अपघटन होता है तो यहाँ पर हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। और ऊर्जा जो जिस फॉर्म में मिलती है, वो ऊर्जा जो होती है वो किस में मिलती है, ATP, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में हमें ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए AMP, ये गलत ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट ADP नहीं होती है, ATP इज द राइट ऑप्शन। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ATP हो जाएगा। तो कोशिका की ऊर्जा की मुद्रा होती है ATP। पूछा जाता है कोशिका में ऊर्जा कहाँ पर बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। और आपको याद रखना चाहिए जो राइबोसोम है उसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि वहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है और वहाँ पर ऊर्जा ATP के रूप में मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हार्मोन हमारे शरीर में कुछ ऐसे रसायन हैं जो हमारी जो दैनिक क्रिया है, किसी भी तरीके के शरीर के वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जो हमारे शरीर को नियंत्रण करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में इंसुलिन, तो इंसुलिन है जो हमारे पास में जो हार्मोन है, ये पादप हार्मोन नहीं है, ये अग्नाशय से निकलने वाला इंसुलिन, यानी जो शुगर वाली बीमारी है वहाँ से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। ये थायरोक्सिन है, ये भी
इससे क्या यानी कि जीव हार्मोन है, मानव हार्मोन है। एस्ट्रोजन ये एक लैंगिक हार्मोन है जो स्त्री यानी कि मादा के अंदर लैंगिक जनन हार्मोन है। लेकिन एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास है, वो साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन जो हार्मोन है, ये कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन। आपको बताया भी था जिब्रेलिन, एस्बेसिस और साइटोकाइनिन, एथिलीन, ये फलों को पकाने जैसे ये हार्मोन कौन से थे? पादप हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मस्तिष्क में विद्युत क्रियाकलापों को संसूचित किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि हाउ टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक सिग्नल इन माइंड, यानी कि जो ब्रेन है, ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, यानी कि कोई खराबी आ गई तो उसे किस तरीके से पकड़ा जाएगा, तो यानी कि पता कैसे लगाया जाएगा। तो इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन हमारे पास है ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म भी आ सकता है और बेसिक अगर पूछा जाए तो ईसीजी पहला ऑप्शन, दूसरा एमआरआई, तीसरा हमारे पास में बन रहा है सीएटी, चौथा बन रहा है ईईजी। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ईसीजी का जो पूरा नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मतलब है हृदय की धड़कन या हृदय में हुए किसी रुकावट या हृदय के हार्ट अटैक आने पर इसका परीक्षण किया जाता है और वहाँ पर जो ईसीजी है उसकी सहायता से इसका अध्ययन किया जाता है, संशोधन किया जाता है। एमआरआई जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, एमआरआई को कहा जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एंड सीएटी एक ऑप्शन है एंड डी जो ऑप्शन है हमारे पास में वो ईईजी है और ईईजी होता है हमारे पास में इलेक्ट्रोएन्साइक्लोग्राफी। तो इलेक्ट्रोएन्साइक्लोग्राफी जो है हमारे पास में यही किसका पता लगाता है? मस्तिष्क के अंदर किसी भी तरीके के विकार को हुए विकार का पता लगाने या डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? ईईजी, और इसका नाम होता है इलेक्ट्रोएन्साइक्लोग्राफी। तो ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोएन्साइक्लोग्राफी, एनसाइक्लोग्राफी मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आपको आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ सभी इसका सही जवाब देंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास में जल, दूसरा कांच है हमारे पास, थर्ड है प्लास्टिक एंड फोर्थ है मिट्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, लेंस बनाने के लिए हमें कोई पारदर्शी मीडियम चाहिए होता है। तो उस मीडियम के लिए हमारे पास में जल देखो पारदर्शी हो सकता है, कांच पारदर्शी हो सकता है, यानी कि वाटर पारदर्शी हो सकता है, हमारे पास में कांच पारदर्शी हो सकता है, प्लास्टिक पारदर्शी हो सकती है, लेकिन मिट्टी पारदर्शी नहीं हो सकती। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो ऑप्शन है वो नहीं पूछा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो मिट्टी नहीं की जाती। अगर ध्यान से सुना आपने क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं पढ़ा और पहले ऑप्शन पे कांच होता तो आप पढ़ते इस क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो तुरंत आपका ऑप्शन हो जाता है कांच। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन को बड़े इम्तनान के साथ पढ़ना चाहिए, यानी कि थोड़ा धैर्य बनाए रखें, क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से एक एक वर्ड को पढ़ते हुए पूरे जो क्वेश्चन है तभी उसका क्या करना है, हमें जवाब देना। आई होप आपको समझ में आ गया। नहीं था तो नहीं में क्या है, मिट्टी के नहीं बना सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु को कहाँ पर रखें? हमारे पास में जो वस्तु है उसको किस स्थान पर रखें? लेंस कैसा दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कैसा दे रखा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण बनाते हैं, ये अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का आपको पता है अवतल दर्पण कैसा होता है, ये हमारे पास में बना दिया हमने अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पे बाहर की ओर क्या होती है? पॉलिश होती है। आंतरिक सतह कैसी रहती है? परावर्तक सतह। ये इसकी क्या बन गई? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये हमारे पास में मान लो फोकस हो गया और यहाँ पर कौन सा बन गया? सी बिंदु। बताइए सी व और यहाँ बनता है मेरे प्यारे बच्चों पी। सी व पी को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष। अब देखो क्या पूछा गया, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी। अब आपको पता होगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होना चाहिए कि जब एफ व पी के मध्य जब हम वस्तु को रखते हैं तो उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है? वस्तु और इसके मध्य जो बनने वाला वो कहाँ पर बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो कहाँ रखा हमने? फोकस हमारे पास में और ध्रुव के बीच में, यानी कि फोकस केंद्र व ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपसे समझ में आया होगा कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखा जाता है तो अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी सीधा व बिंब से बड़ा पाया जाता है। इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? 1 से अधिक होती है। और कैसा होता है? इमेजिनरी एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतुलित समीकरण
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं जो हमें इसको संतुलित करना है समीकरण को, जिसमें ए बी सी डी का मान क्रम से निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, Fe है, एक H2O, ये Fe3O4 है, फिर H2। तो ए का मान क्या होना चाहिए। अब आपको पता है कि जिस हमारे पास में इसे मैं इस सेक्शन को डिनोमिनेट कर रहा हूँ, इस सेक्शन को कहा जाता है अभिकारक, और ये हमारे पास कहलाता है प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। अभिकारक व उत्पाद में उपस्थित जो हमारे पास हैं अणुओं की संख्या वो क्या नहीं रहनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बराबर रहनी चाहिए। ये किसका नियम का पालन करता है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का भी पालन करता है। यानी कि जो उत्पाद हैं वह अभिकारकों के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जब देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ए में कितना होना चाहिए, ए है, इधर कितने आ रहे हैं 3, तो यहाँ पर भी ए में कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। इट मीन्स हमारे पास में ए में यहाँ ऐसे लिख देता हूँ ABCD, तो ए में कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बी में देखिए हमारे पास में हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पर अगर बी में इधर कुछ रखना चाहें तो यहाँ पर ऐसे सोल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये ऑप्शन हमारे पास में अगर इसमें 3 रखते हैं तो इधर Fe कितने हो गए, 3। जब 3 Fe इधर आ जाएंगे तो यहाँ पर C के स्थान पर 1 आना चाहिए। तो C के स्थान पर 1 देखिए कौन से ऑप्शन में, A में 3 है और C में 1। तो A में 3 C में 1, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास ऑप्शन बचा है मेरे प्यारे बच्चों सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज़ द राइट, यानी कि यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 4। तो एक बार इसको बैलेंस करके देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। बी में कितना रखो, 4 रखेंगे तो हाइड्रोजन कितनी हो जानी चाहिए हमारे पास में, 8 हाइड्रोजन। इधर देखो तो यहाँ पर भी कितना आ गया, डी में भी 4, तो देखो डी में भी 4 हो गया। इट मीन्स हाइड्रोजन की संख्या भी बैलेंस होगी। तो हमारे पास 3 4 1 4 आंसर आ गया। बहुत शानदार क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने एग्जाम में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है की क्षमता होगी, इट मीन्स इसकी पावर पूछी गई है। और हमें आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पावर का सूत्र पता होना चाहिए कि पावर जो होती है वो होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/f, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायप्टर। तो देखो डी से रिप्रेजेंट किया है डायप्टर, और ये किस में होगा हमारे पास में, मीटर में। फोकस दूरी किस में दे रखी है, मीटर में। चलिए हम इसका मान निकालना चाहते हैं। अब देखिए पहली बात हमारे पास अवतल लेंस, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है मेरे प्यारे बच्चों, f बराबर माइनस का कितना होता है, 2 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, माइनस का 2 मीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे 2 प्लस वाले आंसर तो हम यहाँ से ऑप्शन डिलीट कर सकते हैं। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं। अब 2 ऑप्शन में जब जैसे हम मान रखते हैं तो ये मान हमने रखा मेरे प्यारे बच्चों 1/, में यानी कि माइनस का 1/, यहाँ पे रख देते हैं माइनस का 1/, में वैल्यू जो रखी जा रही है यहाँ पर 1/2, और 1/2 को मेरे प्यारे बच्चों माइनस ऑफ 0 पॉइंट कितना लिखा जाता है, 5 और 0.5d। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा माइनस का 0.5d किस ऑप्शन में है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने सभी ने सही किया होगा। अपने पेन और कॉपी साथ में लेके बैठा करें, जिससे क्वेश्चंस को आपको जब तक मैं सॉल्व करूँ मुझसे पहले आप इसका सही जवाब देने की आपके अंदर क्षमता हो। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन और है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से करते हैं इनको भी हल। वायुमंडलीय अपवर्तन निम्नलिखित में से किसका कारण नहीं है। देखिए कुछ घटनाएं दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, सूर्य का लाल दिखाई देना, वस्तुओं का हिलते डुलते हुए दिखाई देना। तो ये जो ऑप्शन हमारे पास है ये वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है उसमें से निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट है जो उसको फॉलो नहीं करता। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तारों का टिमटिमाना आपको बताया भी था कि तारे जो हैं वो टिमटिमाते, स्टार्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। हम यहाँ पर हैं अर्थ में, अब यहाँ पे बीच में वायुमंडल का क्या हो रहा है, बार बार परिवर्तन हो रहा है वायुमंडल में। तो इट मीन्स इसका अपवर्तनांक चेंज हो रहा होगा। जब अपवर्तनांक चेंज होता है तो यहाँ की चीज़ हमें यहाँ दिखाई देती है। तो ये अपवर्तनांक के कारण क्या होता है, हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इट मीन्स ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त का देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास सूर्यास्त है, ये हमारे पास में ये कंडीशन बन रही है। जब अर्थ सन यहाँ पे पहुँच जाता है या सन इस कंडीशन में होता है तो ये इसकी जो परछाई है वायुमंडल यहाँ इसके आसपास का वायुमंडल क्या हो जाता है, विरल कंडीशन में पहुँच जाता है। और हमें ये इसकी स्थिति यानी कि आभासी है,
यह इमेज यहाँ पर दिखाई देती है। इसी तरीके से इसकी आवाज़ इमेज यहाँ दिखाई देती है। तो ये 2 मिनट का हमारे पास डिफरेंस होता है, और सुबह यानी कि सूर्यास्त के समय 2 मिनट का, और विलंबित सूर्यास्त का मतलब वहाँ पर भी 2 मिनट का। तो यानी कि एक दिन में टोटल 4 मिनट का क्या हो जाता है, डिफरेंस पैदा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट को लेते हैं। ये भी घटना किसकी है मेरे प्यारे बच्चों, किसकी थी, ये भी अपवर्तन की ही घटना थी। लेकिन सूर्यास्त का लाल दिखाई देना, सूर्यास्त का लाल दिखाई देना, यह घटना जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रकीर्णन की है। यानी कि जो सूर्य हमारे पास में इतनी दूरी पर पहुंचता है, और अर्थ के कंपैरिजन में हम यहाँ जब होते हैं, तो यहाँ पर जो घटना होती है सूर्यास्त के, सूर्य के लाल दिखाई देने वाली, यानी कि सूर्य के जो प्रकाश, श्वेत प्रकाश होता है, उसमें से जो लाल प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जो प्रकीर्णन जब सबसे कम होता है तो वह हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, बाकी प्रकाश का प्रकीर्णनों के रास्ते में ही क्या हो जाता है, वो रह जाता है। तो इस वजह से सूर्य का लाल प्रकाश दिखाई देना यह अपवर्तन की घटना नहीं होती है, यह प्रकीर्णन की होती है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका आंसर हमारे पास सूर्य का लाल दिखाई देना, वस्तु को हिलते डुलते दिखाई देना, ये भी क्या है, अपवर्तन की है। तो इसका ऑप्शन सूर्य का लाल दिखाई देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो देखो ये तो बहुत शानदार है। 2 तंत्रिकाएं जो होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 तंत्रिकाओं के मध्य का जो खाली स्थान होता है वो हमारे पास में क्या होता है, 2 तंत्रिकाएं ये बनी हुई हैं, और इन तंत्रिकाओं के मध्य का दूसरी तंत्रिका, इनके मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। 2 तंत्रिकाओं के मध्य को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए और अधिक से अधिक अभ्यास करिए, जिससे आप परचम लहरा सकें, बोर्ड में अपना नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, और आगे अधिक क्वेश्चनों के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सभी सहपाठी इसका फ़ायदा उठा सकें। ये 16 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकते हैं। चलिए इसी समय सेशन की बंद करते हैं और विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।